ग्राफ 1 और ग्राफ 2 है। ग्राफ 2 में, इस वाले ग्राफ में, ये ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो कहीं पे भी, ये ठीक है, मान लिया हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दो पॉइंट कहीं पे भी ले लो, जहाँ पे आगे वाला जो पॉइंट है वहीं पे हमेशा वैल्यू बढ़ाएगा। ये ठीक है। तो जो दूसरा वाला ग्राफ है ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये तो, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। पहले वाला जो ग्राफ है उसमें तो यहाँ पे और यहाँ पे वैल्यू बराबर है, मतलब ये ग्राफ पहले वाला घट नहीं रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये इंक्रीजिंग है। ठीक है। अब अगर डेरिवेटिव की बात करें तो इस पॉइंट से पहले पहले ग्राफ लगातार ऊपर आ रहा है तो एफ डैश पॉजिटिव है। ये ठीक है। इससे लेके इस तक ग्राफ कांस्टेंट है तो एफ डैश जीरो है, और इस पॉइंट के आगे फिर ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तो एफ डैश पॉजिटिव है। तो मतलब इसके लिए एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो या तो पॉजिटिव है या जीरो है। ठीक है। अब इस पे आ जाओ, दूसरे ग्राफ पे मान लिया अल्फा है, ये मान लिया बीटा है। इसमें अल्फा पे वैल्यू केवल अल्फा पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो इस पे स्लोप जीरो है, बीटा पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है तो बीटा पे जीरो है। ये दोनों डिस्क्रीट पॉइंट्स आ गए। इसमें तो क्या था, मान लिया अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो इसमें तो अल्फा से लेकर बीटा तक हर पॉइंट पे स्लोप जीरो है। इसमें इंडिविजुअली अल्फा पे जीरो और बीटा भी जीरो है, बीच में कहीं जीरो नहीं। बाकी सब जगह जैसे इस ग्राफ में ये ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक लगातार ऊपर जा रहा है तो एफ डैश पॉजिटिव है, अल्फा और बीटा के बीच में भी पॉजिटिव है और उसके बाद भी पॉजिटिव है। तो अगर मैं एफ डैश की बात करूँ तो इस वाले केस में भी जो एफ डैश एक्स है वो हमेशा या तो पॉजिटिव है या जीरो है। ठीक है। ये अंतर है दोनों में, दोनों के लिए ही एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बट एक ग्राफ इंक्रीजिंग है दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्यों हो गया, क्योंकि जो दूसरा वाला ग्राफ है उसमें जो जीरो वाले पॉइंट है जहाँ पे एफ डैश जीरो हो रहा है वो एक लगातार इंटरवल में नहीं है जो पहले वाले केस में हो रहा है। ठीक है। तो इवन इफ एफ डैश जीरो हो जाए कुछ पॉइंट्स पे, या इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे भी हो सकता है, अगर ये जैसे अल्फा बीटा जैसे अलग अलग इन्फाइनाइट पॉइंट्स आ जाए तो भी वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा। ठीक है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था कि इवन इफ कुछ पॉइंट्स पे एफ डैश जीरो हो जाए या इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे एफ डैश जीरो हो जाए तो भी फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ सकता है। सही है। सेम थिंग अब डिक्रीजिंग के लिए, उसमें तो मेरे को शायद अलग से बोलने का जरूरत ही नहीं। तो अगर ये नेक्स्ट कौन सा पॉइंट था, ये सेवेंथ, तो अब मैं एट्थ पॉइंट में क्या बोल सकता हूँ, एट्थ पॉइंट में कि एट्थ पॉइंट में हम ऐसे बोल सकते हैं कि इफ़ एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल एंड इज़ डिक्रीजिंग देन एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, उस इंटरवल में। एंड नाइन्थ पॉइंट में क्या बोल सकते हैं फाइनली कंप्लीट करने के लिए, इफ़ एफ एक्स इज़ डिफरेंशिएबल, ये ठीक है, एंड इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन एफ डैश एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। इसमें भी लेस देन इक्वल टू जीरो, बस इसमें हम एक चीज़ और क्या ऐड कर देंगे कि वेयर पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग ये ठीक है टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो शुड नॉट फॉर्म, ये ठीक है, एनी कॉन्टिन्यूस इंटरवल। मतलब वो वापस एक इंटरवल में नहीं आना चाहिए, ये ठीक है, सेपरेटेड रहने चाहिए। तो थ्योरी के नाम पे तो बस इतना थ्योरी है, थ्योरी के नाम पे तो ये ख़त्म हो गया। अब पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या बोल सकते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये ठीक है, उसमें फर्स्ट पॉइंट, इफ़ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये ठीक है, देन x1 greater than x2 implies fx1 greater than fx2, ये ठीक है, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू बड़ा है वहाँ पे x भी बड़ा होगा, और वाइस वर्सा, जहाँ पे x बड़ा है वहाँ वैल्यू भी बड़ा होगा।
इसको हम क्रूडली ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान लिया मेरे को पता लग जाए कि एक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो दोनों तरफ से उस फंक्शन को हटाने पे इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज़ रहेगा। ये ठीक है। तो अगर एक इनइक्वालिटी की दोनों तरफ एक फंक्शन f ले रखा है तो हम दोनों तरफ से f हटा सकते हैं अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो, और जो इनइक्वालिटी का साइन है वो सेम रहेगा। या फिर हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक इनइक्वालिटी जैसे x1 ग्रेटर देन x2 लिखा है, हम दोनों तरफ f ले सकते हैं, तो fx1 और राइट हैंड साइड पे fx2 आ जाएगा दोनों तरफ f लेने पे। इनइक्वालिटी का साइन रिटेन रहेगा अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसी लाइन पे इफ fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन, अच्छा ये समझ में आना चाहिए ऊपर वाले फर्स्ट पॉइंट का सेकंड से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ये नहीं देखेंगे पहले में तो x1 x2 बड़ा था उससे, वो स्टेटमेंट खत्म हो गया, इसमें कोई भी बड़ा छोटा हो, ये ठीक है, इसमें क्या स्टेटमेंट बोला जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, पहले से कोई रिलेशन नहीं। इफ़ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन, तो फिर तुम ऐसे देखोगे, मान लिया अगर एफ एक्स वन ग्रेटर देन एफ एक्स टू हमें ये लिखा हुआ है, मतलब एक्स वन पे वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, अगर एक्स वन पे वैल्यू ज़्यादा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो वैल्यू तो पहले ज़्यादा आएगा, तो इस बात का मतलब क्या है कि एक्स वन पहले होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि एक्स वन छोटा होना चाहिए, ये ठीक है। उल्टा भी वो बोल सकते हैं कि अगर एक्स वन एक्स टू से छोटा है तो एक्स वन पे वैल्यू ज़्यादा आएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्रूड लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे इस वाले केस में कि अगर कोई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हमने एक इनइक्वालिटी के दोनों तरफ लिया, ये ठीक है, या फिर दोनों तरफ से हटाया, तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ से यहाँ जाने में तो हमने हटाया है तो इनइक्वालिटी का साइन पलट गया, ये एक्स वन एक्स टू तो ऐसे लिखा हुआ है जैसे पहले लिखा था, जिस साइड पे लिखा था, बस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अगर तुम्हें याद हो तो तुमने पहले लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी पढ़ा होगा, उसमें हम कुछ ऐसे बोलते थे कि अगर बेस एक से छोटा है तो लॉग हटा के साइन पलट देते थे, हम ऐसे बोलते थे। क्यों पलट देते थे? क्योंकि अगर बेस एक से छोटा है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने लायक क्या है कि ये चीज़ें लगाते समय, ये चीज़ें बोलते समय, ये ठीक है, हमें ये ध्यान देना है कि x1 और x2 के बीच में, इंक्लूडिंग x1 एंड x2, फंक्शन का बिहेवियर एग्जैक्टली सेम रहना चाहिए। मतलब अगर मान लिया मेरे को ये पता है कि x1 से लेकर x2 तक फंक्शन हर जगह स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है बस एक पॉइंट को छोड़ के, तो फिर मैं ये चीज़ें नहीं लगा सकता, सही है, ये ठीक है। टू राइट मतलब x1 ग्रेटर देन x2 इम्प्लाइज fx1 ग्रेटर देन fx2, ये ठीक है। फंक्शन शुड बी, ये ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन x1 टू x2, ये ठीक है, तभी हम ये बोल सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बाई चांस मान लिया ऐसे हो रहा हो कि x1 यहाँ पे, ये ठीक है, तो x1 के आसपास फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक डिक्रीज़ कर गया, और फिर आगे जाके x2 यहाँ पे है, x2 के आसपास भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि x2 x1 से बड़ा है और x1 x2 दोनों इंटरवल में, x1 x2 के आसपास दोनों इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है तो फिर fx2 fx1 से बड़ा हो गया, ये नहीं बोल सकते, ये गलत हो गया, क्योंकि बीच में ये इंटरवल ने दिक्कत कर दिया, इस इंटरवल में बीच में क्या हो गया, फंक्शन डिक्रीज़ कर गया, तो फिर हम ये सब अजम्पशन नहीं लगा सकते, ठीक है। तो x1 ग्रेटर देन x2 से अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ कि fx1 इज़ ग्रेटर देन fx2, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए। या फिर दूसरा चीज़, x1 ग्रेटर देन x2 से अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ कि fx1 इज़ लेस देन fx2, तो फिर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए, तभी लिख सकते हैं इसे, ठीक है।